नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अक्षत क्लासेस अमरोहा में। सी-टेट मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चंस की इस सीरीज में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन देखिए। सुश्री राजलक्ष्मी प्राथमिक कक्षा की गणित की एक शिक्षिका हैं जो स्थानीय मान की अवधारणा के शिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की ठोस वस्तुओं जैसे माचिस की तीली के बंडल, आइसक्रीम की डंडी, रंग बिरंगे बटन और आधारभूत बेस 10 ब्लॉक का इस्तेमाल करती हैं। जॉल्टन पी डाइंस के किस नियम का उपयोग उनके द्वारा किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि जॉल्टन पी डाइंस कौन थे। दोस्तों, जॉल्टन पी डाइंस हंगरी के एक गणितज्ञ थे जिन्होंने गणित शिक्षण के क्षेत्र में काम किया। जॉल्टन पी डाइंस ने ये कहा है कि बच्चे जो गणित हैं वो रटकर नहीं सीखते हैं, बल्कि गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं, स्वयं सीखते हैं। जॉल्टन पी डाइंस ने अपनी बात को समझाने के लिए 4 सिद्धांतों का प्रयोग किया है जो कि ऑप्शन में दिए हुए हैं। पहला है आइकॉनिक मॉड, दृश्यमापिता का नियम। दूसरा है परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल, यानी बोधात्मक परिवर्तिता का नियम। तीसरा है मैथमेटिकल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल और चौथा है डायनामिक प्रिंसिपल। देखिए साथियों, गतिशील नियम यानी डायनामिक प्रिंसिपल, इसका मतलब है कि बच्चे गणित सीखते हैं खेल खेल में गणित सीखते हैं। दूसरा है दृश्यमापिता का नियम। दृश्यमापिता का नियम है कि चित्रों के माध्यम से सीखते हैं, यानी बच्चे जो गणित सीखते हैं वो चित्रों के माध्यम से सीखते हैं। तीसरा नियम है बोधात्मक परिवर्तिता का नियम, यानी परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी। इसमें क्या होता है कि एक ही कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जैसे यहाँ पर स्थानीय मान की अवधारणा, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू की अवधारणा को समझाने के लिए अलग अलग वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया, डाइंस ब्लॉक का, माचिस की तीलियों का। तो यहाँ पर जो सिद्धांत लगेगा वो लगेगा परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी का सिद्धांत, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और मैथमेटिकल वेरिएबिलिटी, इसमें क्या होता है कि एक ही मटेरियल के माध्यम से जब हम कई चीज़ों को समझाते हैं तो उसे बोलते हैं मैथमेटिकल वेरिएबिलिटी का सिद्धांत। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि एक क्लासरूम में अध्यापक ने निम्नलिखित तालिका बनाई जो 40 विद्यार्थियों के आंखों के रंग को दिखाती है। ऑप्शन दिया है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या समान है। देखिए, बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं, आप समझिए। टेबल से देखिए, लड़के हैं 5, 4, 9 और 11, 20। लड़कियां हैं 7, 3, 10 और 10, 20। इसका मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या समान है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। दूसरा है अधिकतर विद्यार्थियों की आंखें काले रंग की हैं। अब काले रंग वाले कितने हैं? देखिए, 11 और 10, 21। भूरी आंख वाले कितने हैं? 7। नीली आंख वाले कितने हैं? 12। इसका मतलब अधिकतर विद्यार्थियों की आंखें काले रंग की हैं, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। अब आता है नीली आंख वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या विषम है। नीली आंख वाले हैं 7, 5, 12। इसका मतलब सी गलत है। इस क्वेश्चन में देखिए, ये कंसेप्ट समझना है कि सम संख्याएँ कौन सी होती हैं और विषम संख्याएँ कौन सी होती हैं। साथियों, सम संख्याएँ वह होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं और विषम संख्याएं वह होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं हो पाती हैं। इसको ऐसे समझिए कि सम संख्याएं वो होंगी जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 आता है, वो संख्याएं सम संख्याएं हैं। तो नीली आंख वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या विषम है, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब ए सही है, बी सही है, सी गलत है, डी देखिए। भूरी आंख वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या विषम है, तो भूरी आंख वाले कितने हैं? 4, 3, 7, यानी कि ये भी सही है। तो आप देखिए, ए, बी और डी सही है परंतु सी गलत है, तो पहला नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट द एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स इन ए मैथमेटिक क्लासरूम। यानी कि गणित की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सबसे कम उपयुक्त है। तो सबसे कम उपयुक्त है, इसका मतलब है हमें गलत कथन बताना है। सबसे कम उपयुक्त मतलब गलत कथन बताना है। तो पहला देखिए, पहला कथन है वे बार बार हो सकती हैं यदि उनकी पहचान न की जाए। तो निश्चित रूप से अगर बच्चा क्लास में गलती कर रहा है और हम उसको पहचान नहीं रहे हैं टीचर के रूप में, तो वो गलतियाँ बार बार हो सकती हैं। इसका मतलब फर्स्ट सही है। दूसरा, उनका वर्णन किया जा सकता है परंतु विश्लेषण नहीं किया जा सकता। ये गलत है, क्योंकि वो देखिए वर्णन किया जा सकता है तो विश्लेषण भी किया जा सकता है, तो दो गलत हो गया। वे दोहराई जा सकती हैं, तो तीसरा सही है। वे नैदानिक परीक्षा द्वारा पहचानी जा सकती हैं, यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट से वो पहचानी जा सकती हैं, चौथा भी सही है। हमें बताना है सबसे कम उपयुक्त यानी कि गलत। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, 44वां प्रश्न। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण गणितीय प्रक्रियाओं को शामिल करना। देखिए NCF 2005 ये कहता है कि आपको रटने पर जोर नहीं देना है, यानी कि रटना नहीं है, स्मरण नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, तीव्रता से मानसिक गणना करना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 NCF मानसिक गणना पर बल नहीं देता है। समस्या समाधान की प्रक्रिया का शिक्षण और अधिगम, समस्या समाधान की प्रक्रिया सिखाना NCF का काम नहीं है। और समस्या समाधान में सूत्रों और गणितीय सारणियों का स्मरण, जहाँ स्मरण आ जाए वहाँ NCF फेल हो जाएगा। तो पहला देखिए, अनुमान के आधार पर यानी कि अप्रॉक्सीमेशन के आधार पर, एस्टिमेशन के आधार पर और रीजनिंग के आधार पर समस्या का समाधान करना। तो NCF के अनुसार जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 45। गणित की एक अध्यापिका ने मोहन को एक आयताकार कागज देते हुए कहा कि इससे आप एक वर्ग बनाइए। मोहन आयताकार कागज को एक तरफ से मोड़कर वर्ग बना देता है। मोहन वैन हिले की ज्यामितीय समझ के किस सिद्धांत पर है। आपको इन आंसर को नहीं देखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, 0। देखिए वैन हिले की ज्यामितीय समझ के 5 स्तर होते हैं। पहला है 0, दूसरा 1, 2, 3 और 4। 0 का मतलब है जीरो का मतलब है विजुअलाइजेशन, यानी कि दृश्यीकरण। जब बच्चा केवल चीज़ों को देखकर उनका अनुमान लगाता है तो वो पहले चरण पर है, यानी कि चरण 0 पर है। दूसरा जो चरण होता है यानी कि स्तर 1, वो होता है विश्लेषण। विश्लेषण का अर्थ है कि वह गुणों को बता सकता है, तीसरा होता है 2, दूसरा चरण होता है, इसमें होता है रिलेशनशिप, यानी कि जो बच्चा है वो आकृतियों में रिलेशनशिप बता सकता है। तो पहला चरण है विजुअलाइजेशन, केवल देखकर समझना। दूसरा चरण है विश्लेषण, जिसमें गुणों को पहचानता है। तीसरा चरण है रिलेशनशिप। चौथा जो चरण होगा यानी कि स्तर 3, वो होगा डिडक्शन। डिडक्शन में क्या करता है, स्तर 3 वह होता है डिडक्शन में वह प्रमेय को सिद्ध करता है। और अंतिम चरण जो 5वां चरण है वह है उच्च स्तरीय तर्क। तो जो इस क्वेश्चन में जो मोहन है वो आयताकार कागज को वर्ग में मोड़ दे रहा है, इसका मतलब वह पहले स्तर पर है, दृश्यीकरण के स्तर पर है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैज़ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। किस अक्षर की एक सममित रेखा होती है, एक सममित रेखा। देखिए सममित रेखा होती है, जैसे एक्स अक्षर है,
एक्स है, तो एक्स जो है इस प्रकार से भी सममित है और इस प्रकार से, यानी कि यदि उसको एक्स अक्ष के सापेक्ष मोड़ेंगे तब भी एक दूसरे को ढक लेंगे दोनों जो पक्ष हैं। तो एक्स में 2 सममित रेखाएं होती हैं, एस में कोई सममित रेखा नहीं होती, वी में एक सममित रेखा है, देखिए ये वर्टिकल, ओ में अनेक सममित रेखाएं हैं। तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री किस में होती है? वी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। अगला है 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, अगर HCF 2 नंबर का 18 है तो कौन सी संख्या उनका एलसीएम नहीं हो सकती है? 108। देखिए जो HCF है, यदि HCF 18 है यानी कि में से 18 है, तो जो LCM होगा वो 18 का गुणज होगा, मतलब 18 के पहाड़े में आने वाली संख्या होगी। तो हम ये देख लेंगे कि 18 छंग 108 होता है, 18 चौक 72 और 18 अट्ठे 144। ये जो ऑप्शन है 128 है, यही इसका उत्तर होगा, ये LCM नहीं हो सकता है। इसमें एक चीज़ और समझिए साथियों कि में से गुणा ले से बराबर होता है A इंटू बी, यानी संख्याओं के गुणनफल के। तो में से यदि 18 है तो ले से जो होगा वो 18x होगा, यानी कि 18 का गुणज होगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सृजनात्मक चिंतन पर आधारित कार्य का उदाहरण है जो ग्रेड 5 के विद्यार्थियों को दिया जा सकता है? देखिए 7 का पहाड़ा लिखिए, ये कोई सृजन का काम नहीं है। संख्याओं को जोड़िए, ये सृजन का काम नहीं है। सूत्र की सहायता से आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये सृजन का काम नहीं है। तो सृजनात्मक गतिविधि है कि पहला, एक आयत जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से आधी है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो गणित की है, कौन सा चरण शामिल है? देखिए आप समझिएगा, हमारी जो अप्रोच है सीटेट या आधुनिक शिक्षा शास्त्र के अनुसार वो टीचर सेंट्रिक नहीं है, स्टूडेंट सेंट्रिक है, यानी कि वह काम हमें सही ऑप्शन लगेगा जो बच्चों को गतिविधियों में इन्वॉल्व करेगा, ना कि टीचर का निर्देश उसमें होगा। तो पहला है गणित समस्याओं को प्रस्तुत करना और समाधान के चरणों का निर्देश देना, ये गलत हो जाएगा क्योंकि समाधान के चरणों का निर्देश देना टीचर सेंट्रिक अप्रोच है, जो कि गलत है। विद्यार्थियों की वर्तमान समझ के आधार पर एक कार्य का सृजन करना, दैनिक जीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करना, उसमें निहित गणित को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, शिक्षार्थियों को सक्रिय रूप से समस्या के समाधान खोजने में भाग लेने और समाधान को उचित सिद्ध करने के अवसर देना। तो B, C और D ये सही हो जाएगा। तो साथियों, हमारी सीरीज़ अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें।